Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter nuclei. ठीक है, और आज का जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. क्या टॉपिक है? न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ओके, सो सबसे सर्वप्रथम आप अपनी हेडिंग डालेंगे और वो छोटी सी प्यारी सी हेडिंग है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. ओके, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं. तो देखो क्या है, सबसे पहले कहानी को शुरू करते हैं. कहानी को शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, आपको थोड़ा सा सेटिंग हिला हुआ लग रहा होगा. यस, थोड़ा सा सेटिंग हिल गया है कैमरा हिलने के कारण. तो अभी मैं उसे इतना अभी समय नहीं है कि मैं उसको जरा और ज्यादा एडजस्ट करूं. लेकिन मेन बात यह है कि मैं आपको दिख रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है, जो स्क्रीन पे मैं लिखूंगा वो आपको दिखाई देगा. तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं. तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है? तो कहानी की शुरुआत होती है आपके न्यूक्लियस से. ओके, अब न्यूक्लियस के बारे में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं. आपने बोला सही बात है, इसमें से और नई बात क्या है? तो मैं बोला बिल्कुल सही बात है. अब हम लोग जरा बात करते हैं रदरफोर्ड सर की. रदरफोर्ड सर ने अपना एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था, यदि आप लोगों को याद हो तो. अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट याद है? यस, याद होना चाहिए. तो उन्होंने बताया था कि भैया जो एटम है उसका पूरा का पूरा मास कहां पर सिचुएटेड है? उसका पूरा का पूरा मास है उसके न्यूक्लियस में. मैंने बोला ठीक है, ऐसा भी मान लेते हैं. तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे यदि मेरे से पूछा जाए, यदि मैं यहां पर बात करता हूं, तो मैंने बोला कि भैया हमें यहां पर बात करनी है, मान के चलो न्यूक्लियर के मास की. ठीक है, तो न्यूक्लियर के मास के लिए आप बताओ क्या करेंगे? न्यूक्लियस के मास के लिए आप क्या करेंगे? तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि भैया मास ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेते हैं हम लोग, प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं हम लोग, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं. तो आपको क्या मिलना चाहिए? तो आप बोलोगे सर ये न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स हैं, मतलब न्यूक्लियॉन्स हैं, तो यही आपका क्या आएगा? इट शुड बी मास ऑफ न्यूक्लियस. क्या यही न्यूक्लियस का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान होना चाहिए? आपने बोला सही बात है सर, यही होना भी चाहिए. लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो पाया गया कि जो न्यूक्लियर मास है, मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस जो है, अब देखो यहां पर कंफ्यूज मत होना, मैं क्या बोल रहा हूं जरा देखते हैं. एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे लिख लेता हूं जिससे क्या ना कंफ्यूजन ना हो. तो पाया ये गया कि न्यूक्लियर मास इज ऑलवेज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स. देखो ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं. ये न्यूक्लियर मास जो है वो है आपका प्रैक्टिकली निकाला गया मास, और हम लोगों ने जो मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड किया तो वो आपका थियोरेटिकल मास आया. तो जो थियोरेटिकल मास है वो प्रैक्टिकल मास से ज्यादा आया, वैल्यू ज्यादा निकल के आ रही है. मतलब प्रैक्टिकली हमें मास जो है वो न्यूक्लियस का थोड़ा सा कम मिला. तो आखिर ये मास गया कहां? थियोरेटिकली तो इतना निकल के आना चाहिए और प्रैक्टिकली ये आ रहा है. मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे मान के चलो आप गए बाजार सब ये लाने, कुछ तो भी शक्कर खरीदने गए बाजार, और आपने देखा कि भैया 1 किलो शक्कर में इतने दाने आने चाहिए, उतने दाने आपने गिने और उतने दाने आपने कंसीडर कर लिए. अब घर पे आके पता लगा और उसको तोला. मतलब ये कहानी को कुछ ऐसे समझिए, मान के चलिए कि ऐसा हो रहा है कि 1 दाना ऑफ शक्कर इक्वल्स टू 1 ग्राम है. ठीक है, ओके. तो मैंने आपसे पूछा कि आपने क्या किया कि 1000 सच शुगर पार्टिकल, मेरे को शक्कर का दाना तभी समझ में नहीं आ रहा था इंग्लिश में क्या लिखूं, तो अब मेरे को समझ में आया शुगर पार्टिकल लिख सकता हूं. तो ऐसे 1000 शक्कर के दाने मैंने उठा लिए और इनको भर लिया. तो मुझे बताओ क्या आपको ऐसा नहीं लगता है 1000 शुगर पार्टिकल्स शुड बी इक्वल्स टू 1 किलोग्राम ऑफ शुगर?
क्या आपको ऐसा नहीं लगता है ऐसा ही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहले तो हाँ या ना बोल दो और कहानी को आगे बढ़ाओ। तो कहानी आगे बढ़ेगी तो आप बोलोगे सर जी क्लियर बात है, एक शक्कर के दाने का वजन 1 ग्राम है और आपने यदि 1000 ऐसे शक्कर के दानों को उठा लिया है, मतलब डेफिनेटली आपके पास में शक्कर के 1000 दाने हैं और शक्कर के 1000 दाने हैं मतलब उनका मास 1 किलोग्राम ऑफ शुगर के बराबर ही होना चाहिए यदि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो मैंने बोला यस ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मान के चलो ऐसा हुआ कि आप घर आए और घर जाके जब आपने इसको तोला तो आपको पता लगा यार ये 990 ग्राम ही शक्कर रह गई। तो सवाल मन में उठेगा कि यार ये 10 ग्राम शक्कर आखिर गई कहां गई ये 10 ग्राम शुगर? वेर क्वेश्चन मार्क। सवाल आया कि नहीं आया? तो बोले सर ये बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन इसका इस चैप्टर से क्या लेना देना है? तो भैया चैप्टर से लेना देना ऐसा है कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे। अब चैप्टर का एग्जाम्पल लेंगे तो हमने क्या किया, 8O16 करके एक सब्सटेंस होता है जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, यदि ये ऑक्सीजन के एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके अंदर में मैं जानता हूं 8 तो हैं आपके पास में प्रोटॉन्स, 8 हैं न्यूट्रॉन्स और 8 ही हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने बोला ठीक है, अब मैं यहां पर चाहता हूं मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियस कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो कैसे करूंगा? तो मैं बोला सर जी इसमें क्या दिक्कत वाली बात है, इसको करने के लिए सिंपल सी काम करते हैं। 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, ये सब कुछ है और मुझे हर एक का मास मालूम है। एक न्यूट्रॉन का मास मालूम है, एक प्रोटॉन का मास मालूम है, एक इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है। तो थियोरेटिकल में मास निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता? मैं बोला यस। तो मैंने बोला मास ऑफ ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियस निकाला जाएगा 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस का 8 इंटू मास ऑफ न्यूक्लियस। फटाफट से कैलकुलेशन करिए। तो कैलकुलेशन आप करेंगे तो पाएंगे 8 इंटू 1.00727 प्लस का 8 इंटू 1.00866। तो ये AMU में कैलकुलेशन चल रही है, ग्राम में नहीं चल रही है। ओके, तो ये आएगा 8 7 56, 6 के हासिल 5 1, 8 दूना 16 और 5 21, 1 हासिल लगी 2, 8 7 56 और 2 58, 1 0 और 0.8 आएगा। प्लस यहां पर करेंगे 8 48, 8 4 8 48 और 4 52, 2 8 64 और 5 69 की 9 हासिल 6। ओके, 0 और 8 मैंने इन दोनों को करना है ऐड। तो आएगा 8.05816 06928। दोनों को ऐड कीजिए, 8 और 6 14, 1 2 और 1 3 और 1 4, 8 16 और 1 17, 1 5 6 और 6 12, 1.8। ओहो, 8 और 8 16 आएगा। तो ये आंसर निकल के आया। दिस इज व्हाट 16 पॉइंट। देखो अब ये कैलकुलेशन मेरे को करनी थी तो मैंने थोड़ा समय लिया, आपको रेडीमेड मिल सकती है। तो मैंने बोला 16.12744। व्हाट इज दिस? दिस इज द थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस, थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस। मैंने बोला ठीक है सर जी, इस बात को तो हम लोगों ने मान लिया। अब हमने क्या किया, हमारे पास में एक डिवाइस होता है जिसका नाम होता है मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। इससे हम लोग एटम्स वगैरह का जो छोटा छोटा जो मास होता है वो कैलकुलेट कर पाते हैं और वही हम लोगों ने यहां पर भी कैलकुलेट करने की कोशिश की है। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं इसको। तो उससे हम लोगों ने इसका मास कैलकुलेट किया तो हम लोगों को पता लगा कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, ध्यान रखना मैं जो चीजें लिख रहा हूं उस पर फोकस करना। मैंने लिखा है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम लिखा है। क्या लिखा है? एटम लिखा है। और ये आया था आपका 15.99493। कितना आया था? 15.99493 AMU ऑक्सीजन एटम का मास आया। किसका मास आया? ऑक्सीजन एटम का। तो एक बात बताओ, क्या ये मास अलग है और ये मास अलग है? तो आप बोलेंगे सर जी अलग है, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं। वो क्या? मैं बोला कि
अब देखो वैसे ही देख लो तो भी पता लग जाएगा, लेकिन हम लोगों को क्या है ना, मुझे तो न्यूक्लियस का मास चाहिए। किसका मास चाहिए? न्यूक्लियस का मास चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेता हूं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये आएगा कितना, 8 इंटू 0.00055, मतलब आएगा 845, 0 4 845 और 4 44, 2 0 एज इट इज। ये कुछ गड़बड़ी सी लग रही है ना, 845 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0.00440 AMU। तो अब मैं क्या करता हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे यहां पर मिल जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। बोलो कितना आएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आएगा 3, 9 में से 4 गए तो 5, 4 में से 4 गए तो 0, 9 9 तो एज इट इज है, और 15 भी एज इट इज है, मतलब 15.99053। इट इज द प्रैक्टिकल मास। इट इज व्हाट? प्रैक्टिकल मास 15.99053 AMU। इट इज द ऑक्सीजन न्यूक्लियस का प्रैक्टिकल मास। अच्छा, कई लोग बोलेंगे सर इसमें आपने थियोरेटिकल कैलकुलेशन भी तो करी हुई है। यस, मैंने करी हुई है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन का मास का क्या करूं, वो कैसे निकालूंगा? ऐसे थोड़ी है कि इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट निकाल के फिर मैं मास कैलकुलेट करते बैठूंगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो मैंने पूरे एटम का मास कैलकुलेट कर लिया, उसमें से इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया। तो क्या ये वाला जो है मेरे पास में, जो सबसे नीचे लिखा है, क्या वो मेरे पास में किसका मास होना चाहिए? ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का। मैंने बोला यस। अच्छा, थियोरेटिकली मैं जानता हूं कि न्यूक्लियस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, तो भैया ये आपका प्रोटॉन का मास, ये आपका न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास, ये भी न्यूक्लियस का मास है। लेकिन ये मैंने निकाला है थियोरेटिकली, और यहां पर ये वाला मेरे पास में आ रहा है प्रैक्टिकली। कौन सा है? प्रैक्टिकली। तो मैंने क्या पाया कि भैया थियोरेटिकल मास जो है वो प्रैक्टिकल मास से हमेशा ज्यादा है। तो मैंने बोला थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस is greater than practical mass of nucleus। कहानी समझ में तो आ रही है धीरे धीरे एग्जाम्पल से, लेकिन इसका उपयोग क्या है? तो मैं बोल रहा हूं, देखो उपयोग ये है कि यार यहां पर हम लोग एक चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। वो क्या है कि थियोरेटिकल की कंपैरिजन में प्रैक्टिकल मास छोटा है। इसका मतलब यह है कुछ मास कम हो गया है। क्या हो गया है? कुछ मास आपका कम हो गया है। और सवाल फिर ये आया कि भैया ये मास आखिर गया कहां? वेयर इज दिस मास? ये मास कहां गया? बराबर है, मतलब कुछ तो एरर है, कुछ तो डिफेक्ट है, और इसी डिफेक्ट को बोला जाता है मास डिफेक्ट। इसी डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? मास डिफेक्ट। तो इसे हम लोग फॉर्मूले के फॉर्मेट में डालेंगे अभी। डिफेक्ट ऑफ मास कैसे लिखाएंगे? तो मैंने बोला सिंपल सी बात है, मास डिफेक्ट इज इक्वल्स टू थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस, थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस प्रैक्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब ये बात ध्यान रखना, जो आपको गिवन मास रहता है, जो गिवन मास रहता है वो आपका होता है प्रैक्टिकल मास, और थियोरेटिकल मास कहां से आता है? तो दिस इज कैलकुलेटेड यूजिंग मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के मासेस को ऐड करने पर हमको थियोरेटिकल मास मिलता है, और प्रैक्टिकल मास आपको गिवन रहता है सवालों के अंदर 99% केसेस में। तो यार अभी हम लोगों को ये जो मास डिफेक्ट है ये ऐसा मिल गया है, इसको हम लोग जनरली कैपिटल डेल्टा एम या डेल्टा स्मॉल एम, जो भी सिंबल आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट रिप्रेजेंट्स द मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रैक्टिकल मास ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के थियोरेटिकल मास, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को कैलकुलेट करके आया हुआ मास है, और जो गिवन मास है, जो कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीटर से निकल के आ रहा है,
उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है आपका मास डिफेक्ट। मतलब ये बात क्लियर हो गई कि जो प्रैक्टिकल मास है वो थियोरेटिकल मास की तुलना में कम आया है, और यहां से आपका सवाल उत्पन्न हुआ है ये मास कहां गया। उस सवाल की खोज हम लोग बाद में करेंगे। इसको जरा फॉर्मूले के लिए लगाने के लिए मैं क्या बोलता हूं, लेट अस कंसीडर एन एटम और एलिमेंट, कुछ भी लिख लीजिए। ये है ZXA, ऐसा मैंने कंसीडर कर लिया है। तो ऐसा कंसीडर करते ही मैं समझ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे यहां पर कितने, Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर निकल के आएंगे कितने, A माइनस Z। मास ऑफ प्रोटॉन को मैं ले लेता हूं कितना, MP, और मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैं ले लेता हूं कितना, Mn। तो और एक और चीज यहां पर लेनी है, वो ये है मास ऑफ गिवन न्यूक्लियस। इसको हम लोग ले लेते हैं कैपिटल M से। तो इस केस में आपका जो डेल्टा M बनेगा वो बनेगा डेल्टा M बराबर Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस का A माइनस Z टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल M। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट। तो यहां से आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि भैया क्या प्रैक्टिकल मास कम है, थियोरेटिकल मास ज्यादा है। अब हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी हुई है जिसे बोला जाता है आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या बोला जाता है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो यहां पर बताया गया वो ये है कि भैया ये जो मास गया तो इसका मतलब डेफिनेटली मास खर्च हुआ है, मतलब एनर्जी रिलीज हुई है, यस और नो। और मेनली ये है कि यदि आप कंसीडर करो, इसको यहां पर थोड़ा सा ब्रेक दे रहे हैं मतलब टॉपिक रिलेटेड ही चल रहा है, लेकिन इसको समझाने के लिए थोड़ा सा कैसे अलग होके मेरे को हटना पड़ेगा तभी मैं इसको बता पाऊंगा। वो पॉइंट ये है कि भैया मैंने पूरा एनालाइज किया 8O16 को, तो मैंने क्या पाया कि 8 प्रोटॉन थे प्लस 8 न्यूट्रॉन थे, ये बात मैं जानता हूं। और एक बात और देखिए क्या है कि इस प्रोटॉन के अंदर में यहां पर एक प्रोटॉन है, यहां पर एक प्रोटॉन है, मान के लो ऐसे 4 कितने बन गए, 4 5 6 7 और 8 प्रोटॉन मैंने बना दिए। अब देखो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज तो आपस में रिपेल करेंगे, मतलब दूर भागने की कोशिश करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से कूलाम सर ने बताया कि भैया यदि दो ऐसी क्वांटिटीज हैं जिन पे एक जैसा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब यदि ये रिपेल कर रहे हैं मतलब ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, तो इनको हम लोगों ने किसी ना किसी तरह से बांध के रखा है, कुछ ना कुछ लालच दिया है, तभी ये यहां पर रुक पा रहे हैं। और ये जो लालच है वो है एनर्जी। मतलब हम लोगों ने यहां पर, अब देखो ये हम लोग मैं यहां पर बोल रहा हूं, वास्तविकता में कुछ अलग होगा कि मतलब यहां पर क्या होगा कि वो कुछ अपनी एनर्जी खर्च करेंगे, इसी के कारण यहां पर बंधे हुए हैं, इसी कारण यहां पे बंधे हुए हैं। सो मेनली क्या है कि यहां पर यदि मैं देखता हूं तो इनकी जो एनर्जी है वो क्या हो गई, ये जो न्यूक्लियस है उसकी जो एनर्जी है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की एनर्जी के तुलना में क्या है, कम है। क्योंकि आप जानते हैं 1 AMU का मतलब होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। मतलब यदि एक AMU पार्टिकल खर्च हो रहा है, एक AMU मास खर्चा हो रहा है, तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और यहां पर यदि मास में डिफेक्ट आया है मतलब डेफिनेटली यहां पर क्या हुई है, ये एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तभी हम लोग इसको क्या कर पा रहे हैं, न्यूक्लियस को बांध पा रहे हैं। और इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोला जाता है, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि मास डिफेक्ट से रिलेटेड है। और इसे बोला जाता है EB बराबर डेल्टा M इंटू C²। ये फॉर्मूला इस तौर पे आपने अभी देखा है, अदरवाइज ये फॉर्मूला आप जानते हैं, E बराबर MC² जानते हैं और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करी हुई है, मैंने 1 ग्राम के लिए निकलवाया हुआ है।
एक एएमयू के लिए एनर्जी निकाली हुई है, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, सबके लिए निकलवाई है। मैंने बोला एनर्जी कैलकुलेट करके दिखाओ, करवाया कि नहीं करवाया? यस करवाया हुआ। वही वाली बात यहां पर आ गई है। तो यहां से हमारे पास में क्या आ रहा है? बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या है? बाइंडिंग एनर्जी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिफाइन किया गया है, इफ द सर्टन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंड टुगेदर देन वी हैव टू सप्लाई सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट आई एम सेइंग, इफ अ सर्टन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाइंडेड टुगेदर then we have to supply some amount of energy, और we say that, इसको एक्चुअली मैंने उल्टा ही बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है मैं दोनों बार स्टेटमेंट उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी फॉर दैट। स्टेटमेंट ये है कि भैया यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को पास पास में लाया जाता है और उनको यदि मैंने कंबाइन कर दिया है, और कंबाइन करने के कारण जो न्यूक्लियस बना है, तो इस केस में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ध्यान रखना, मैं 2 बार स्टेटमेंट उल्टा बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं वापस से बोल रहा हूं, इसलिए मैं वापस से बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं कि मान चलो आपके पास कुछ न्यूट्रॉन्स हैं, उनका कुछ ना कुछ मास है, कुछ प्रोटॉन्स हैं, उनका कुछ ना कुछ मास है, उनका कुछ ना कुछ चार्ज है। मैंने उनको क्या किया? आपस में पास में लेके आया, उनको आपस में क्या किया? पास में लेके आया और उनको बांध दिया, तो ये क्या बन गया? न्यूक्लियस बन गया। और जब ये न्यूक्लियस बनता है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, और इसी एनर्जी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। इसी को क्या बोला जाता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब यह है कि यदि इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं यदि उनको दे देता हूं तो क्या हो जाएगा? हम लोग उनको प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को क्या कर पाएंगे? सेपरेट आउट कर पाएंगे। मेनली क्या है कि आपको बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा आपको जो पढ़ना होता है वो होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये जरा ज्यादा काम का टॉपिक है, क्योंकि इससे हम लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? स्टेबिलिटी के बारे में। मतलब क्या है? स्टेबिलिटी के बारे में पता चल रहा है, मतलब क्या है? देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की यदि मैं बात कर रहा हूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए। ए क्या है? ए इज योर एटॉमिक मास नंबर। बेसिकली एटॉमिक मास नंबर क्या देता है आपको, या मैं बोलूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, इनकी जो कंबाइंड टोटल होके निकल के जो नंबर आएगा वो है आपका एटॉमिक मास नंबर। उससे यदि मैं डिवाइड कर देता हूं तो आपको मिलती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और ये आपकी बहुत ही काम की चीज है। बेसिकली जो मैंने यहां पर लिखा है EBN, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल रहे हैं। इट इज द एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन। इट इज व्हाट? इट ऑल्सो कैन बी सेज एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसे ऐसा भी कहा जा सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई है? श्योर है? यदि यहां तक आपका टॉपिक कवर हो चुका है तो इसके आगे आप लोग यदि देखेंगे तो यहां पर आपको एक मिलता है ग्राफ। क्या मिलता है? ग्राफ। मैं मेरी साइड से कोशिश करूंगा बनाने की, लेकिन आपको क्या है ना, एनसीईआरटी देखनी है। एनसीईआरटी में ये ग्राफ अच्छे से दिया गया है। ये है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वोल्ट का भी कैपिटल आना चाहिए। और एक्स एक्सिस पर है यहां पर आपका मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। मैं सीधा सीधा एक काम करता हूं, इतना सब कहां लिखता हूं, ये आता है ए। अब देखो इस ग्राफ को जरा मुझे है ना बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ग्राफ लेके आता हूं। देखो एग्जैक्ट ग्राफ तो मुझे भी याद नहीं, मैं ऐसे खुशबुश कर तो दूंगा, लेकिन क्या है ना, प्रॉपर नहीं बनेगा। मतलब उसमें कुछ डेटा फिलअप करना रहेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, वैसे जनरली जो ग्राफ होता है वो लगभग कुछ ऐसा 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 करते हुए ऐसा चलता है लगभग। लेकिन जब मेरे पास में पेपर है तो मैं इसे लेके आता हूं, जरा देखते हैं। ये ग्राफ यही है ना, बनाया तो मैंने काफी हद तक सही सही है ना। ओके, देखो अब क्या है ना, ये बनाना नहीं भी बनाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। क्या है,
यहाँ पर 1 2 3 वगैरह नंबर्स हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके 8 9 तक है क्या? ठीक है 9 तक बना दो। और यहां पर आप देखेंगे यहां साइड में आपको 20 40 60 80 ऐसे ये डेटा आगे बढ़ रहा है। थोड़ा सा देखिए यहां पर 7 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। पहला देखो आपकी इस ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन है, 1 से चालू हो रहा है, फिर नीचे आता है, कहां तक आता है 5 तक लगभग नीचे आता है ये ग्राफ, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे उठता है, फिर ऊपर उठता है, और फिर लास्ट में ये कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो कुछ इंपॉर्टेंट वगैरह डेटा है, देखो ये एनसीईआरटी का ही ग्राफ है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूं, बट ये है, ये मेरा थोड़ा सा नीचे हो गया ग्राफ, कोई बात नहीं यार, इसको फिर से बनाना पड़ेगा, लगता है मेरे को टुकड़े कर लेने चाहिए थे। ओके ये थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है ये अच्छा बन गया है। इसके अंदर में जो काम का डेटा है वो है आपका Fe56 वाला। देखो इसकी जो वैल्यू होती है वो हाईएस्ट वैल्यू होती है। मेनली क्या है, इन्होंने क्या बोला है इसके अंदर में देखना है, वो ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। मेरा काफी ग्राफ नीचे चला गया है, आप इसके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप लोगों को ना इसको ग्राफ को देख लेना चाहिए। ठीक है, तो क्या बोला गया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है, कंसिडरिंग द फैक्ट जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 30 से बड़ा हो, एटॉमिक मास नंबर, और 170 से क्या हो, छोटा हो। 30 से बड़े एटॉमिक मास नंबर से और 170 से छोटे एटॉमिक मास नंबर के लिए ऑलमोस्ट क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है फॉर ए इज इक्वल्स टू 56, जो कि किसका आता है, ये आता है आयरन का, और इसके लिए ये क्या है, मैक्सिमम है। क्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसकी वैल्यू कितनी होती है, थोड़ा याद रख लेना भैया, डेटा है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विच इज मैक्सिमम फॉर व्हाट, ए इक्वल्स टू 56। ठीक है, और इसके अलावा एक दो के लिए और दे रखी है, जैसे आपको 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है 238 के लिए। यदि ए बराबर 238 है तो इसके लिए है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, EBN 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये तो मेन बातें हो गई, ये तो दो डेटा वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में अब आगे बढ़ते हैं। मेन बात ये है कि भैया इसको रख देता हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं, ग्राफ बनाना था उसके लिए चाहिए था। नाउ कहानी ये कह रही है हमारे पास में कि यदि आपका एटॉमिक नंबर 30 से छोटा है या 170 से बड़ा है, 30 से छोटा है या 170 से बड़ा है, तो दोनों ही केसेस में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो क्या होती है, कम होती है। वो क्या होती है, कम होती है। जैसे देखो यहां पर आपका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होती है, लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम आपके पास में 2 और 3 के बीच में कहीं तो भी हीलियम आता है। और लिथियम कहां पे आता है, लिथियम कहीं यहां पर आता है, यहां पर वापस से लिथियम आता है, लगभग 5 के आसपास आती है उसके लिए। तो ये अलग अलग वैल्यूज यहां पर हैं। मैंने शायद गलत कुछ बोला तो नहीं है ना, ये यदि ये लिथियम है, ये तो पक्का है, ये 1H1 है, हाइड्रोजन है, तो हीलियम यहां पे होना चाहिए, सही है। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम के बीच में तो कुछ आता ही नहीं है। ओके ये 1H2 होगा फिर, ठीक है। ओके लेट इट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डेटा आपको काम का नहीं है। वहां बस ये पूछ सकता है भैया किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, किसकी कम है, या किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है, एटसेट्रा। मैंने बोला ठीक है। अब इस पर एक सवाल भी करवाता हूं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं, वो ये है, कुछ छोटे मोटे से पॉइंट्स पे जरा हम लोग चर्चा करते हैं। वो ये है कि देखो हम लोग जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं आपका न्यूक्लियस है, आपका क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में कौन है, प्रोटॉन है। देखो कहानी ज्यादा है, कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, एक बार समझ में आ गया कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया देखो न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स बंधे हुए हैं, न्यूट्रॉन्स बंधे हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूं न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन यदि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, और यदि रिपेल कर रहे हैं लेकिन फिर भी यदि वो उस न्यूक्लियस के अंदर में बंधे हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि वहां पर डेफिनेटली
कोई और दूसरा अट्रैक्शन का फोर्स है जो उन्हें वहां पर बांधे रख रहा है। कोशिश सोचिए, प्रोटॉन प्रोटॉन कूलाम सर के नियम के हिसाब से क्या हो रहा है, कूलाम सर जी कह रहे हैं कि भैया पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, ये होगा, सही बात है। लेकिन कहानी यहां पे जाके अटक गई कि यार प्रोटॉन प्रोटॉन यदि अपोजिट चार्ज है तो ये न्यूक्लियस के अंदर में बंधे कैसे रह गए, ये तो भाग जाने चाहिए थे, बंधने ही नहीं चाहिए थे। इसका मतलब ये है देयर इज सम, डेफिनेटली देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेफिनेटली देयर इज सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ये है कि भैया देखो क्या बोलते हैं कि ऐसा मान के चलो, कोई एग्जाम्पल के तौर पे, कैसा एग्जाम्पल तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो मतलब ये है कि यहां पर मान के चलो ऐसे आपने क्या किया, चींटियां पकड़ी, बहुत सारी चींटियां पकड़ी, मुट्ठी में ली और उनको छोड़ दिया, ठीक है, ऐसे उनको स्क्रीन पे मत छोड़ना, ऐसे छोड़ दिया तो वो क्या करेंगी, इधर उधर भागने लग जाएंगी, इधर उधर क्या करने लग जाएंगी, भागने लग जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखो, चींटी चींटी एक जैसी, चींटे चींटे एक जैसे, बराबर है। मैंने उनको पकड़ा और छोड़ दिया तो वो क्या होंगे, इधर उधर भागेंगे। क्यों? क्योंकि आपने बांध रखा था ना उनको, पहले मुट्ठी में बांध रखा था, मान चलो मुट्ठी में बांध पाए आप लोग, चींटियों ने काटा थोड़ा सा, चींटे ने काटा थोड़ा सा, सहन कर लिया, कर लो सहन, अब उनको छोड़ दो। जैसे ही छोड़ोगे तो उनको क्या होगा, उनको आजादी मिली, वो एक जैसे हैं, वो एक दूसरे से क्या हुए, भागे, दूर भागे। लेकिन जैसे ही वो दूर भागे ना, आप क्या करो, एक गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डाल दो, गुड़ का या शक्कर का जो अवेलेबल हो। जैसे आप गुड़ का या शक्कर का टुकड़ा डालोगे तो क्या होगा, क्या होगा, जो ये भाग रहे थे वो वापस पास पास आने लग गए और उस गुड़ के या शक्कर के टुकड़े के चारों तरफ जमा हो गए कि नहीं हो गए। मतलब यहां पर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गुड़, इस गुड़ ने इनको क्या किया, पास पास लाया। तो ऐसे यहां पर भी सवाल ये उठा कि भैया न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन प्रोटॉन में तो रिपल्शन हो रहा है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को तो छोड़ दो, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अब बोलोगे सर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कुछ मास है तो उनका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तो है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है या अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो बहुत ही कम होता है, तो इसलिए उसको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसे तो बहुत सारे केसेस में नेग्लेक्ट मानते हुए सवाल सॉल्व होते हैं। लेकिन पर कोई ना कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिन्होंने इनके बीच में होते हुए रिपल्शन को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और फिर भी उनको बांध के रखा है। और यही फोर्स के बारे में हम लोगों को आगे चल के चर्चा करनी है, इसी फोर्स के बारे में हम लोगों को आगे चल के चर्चा करनी है। और ये चर्चा होती है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर में, यही चर्चा होती है आगे चल के न्यूक्लियर फोर्स के अंदर में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताऊं, वो ये है कि भैया इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली यदि न्यूक्लियस बना है, और वो हम लोग जानते हैं कि भैया ये स्टेबल होता है, और यदि स्टेबल है तो स्टेबिलिटी कहां से आ रही है, तो स्टेबिलिटी आती है बाइंडिंग एनर्जी से, क्योंकि जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं ग्राफ से कि हम लोग देखते हैं कि भैया बाइंडिंग एनर्जी इज मोर देन स्टेबिलिटी इज मोर, ऐसा हम लोगों को लगता है। लेकिन बाद में और थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया गया और पाया गया कि ये बात गलत है। मतलब देखो आप लोगों ने पढ़ा है कि भैया देखो क्यों अब ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, बिकॉज, अच्छा गलत नहीं, पहले सही वाले पे चर्चा कर लेता हूं, फिर गलत का मैं समझाता हूं। क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी मोर देन स्टेबिलिटी मोर, इसका मतलब क्या है कि देखो एनर्जी मोर मतलब क्या है कि यार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, मतलब उन्होंने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया तो वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है, और ज्यादा स्टेबिलिटी आ रही है मतलब एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, ये ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट कहता है, ठीक है। लेकिन बाद में देखा गया, बाद में ये देखा गया कि सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने से काम नहीं बनता है। बाद में पाया गया एक्सपेरिमेंटली कि जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है दे आर मोर स्टेबल, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर देन स्टेबिलिटी इज मोर, ठीक है। एक्चुअली तो मुझे इस पर पहले क्वेश्चन कराना चाहिए था, पर ये लाइन मैंने अब लिख दी है तो अब क्या फायदा नहीं है उस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं करवा देता हूं। एक्चुअली क्वेश्चन मेरे को पहले लिख लेना चाहिए था। देखो सवाल कैसे आता है मैं बताऊं, मान के चलो आपने ये लाइन नहीं पढ़ी होती, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, और सिर्फ ऊपर वाली लाइन पे फोकस करो, क्योंकि आपको उसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा कि पहले बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, पहले ऐसे ही बताया जाता है और उसके बाद में ये सवाल पूछा जाता है। अब जो मेरे से पूछने से रह गया कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है, गलती है। और अच्छा ऐसा नहीं कि ये सवाल मतलब मैं बोल रहा हूं तो यही सवाल कोई फिक्स है, हाँ, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई भी सवाल अपने मन से कोई भी डेटा डाला जा सकता है। जैसे मैंने बोला ये है 10x20 और मैंने बोला इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी है मान के चलो 125 मान लो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, रैंडम डेटा है, कोई फिक्स नहीं है।
और मैंने एक दूसरा लिया 11Y23 ले लिया, और मैंने बोला इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 130, इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 130 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सवाल ये है विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, एक्स या वाई, या एक्स इक्वल्स टू वाई, कि दोनों बराबर स्टेबल है, क्या है, कैसे है। तो मेनली क्या होता है, जब तक आपने ये लाइन नहीं पढ़ी है, जब तक आपने ये लाइन नहीं पढ़ी है, तब तक स्टूडेंट आंसर देता है कि y इज मोर स्टेबल, y इज मोर स्टेबल। ये आंसर स्टूडेंट के मन से निकल के आता है, ये बात हम लोग जानते हैं। यदि इसको कैलकुलेशन को आसान करना है तो आप एक काम कीजिए, जो कैलकुलेशन को आसान करवाता हूं मैं, कैसे करूंगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको कर लेता हूं 25 और इसको कर लेता हूं 150, ठीक है। अब बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल लग रहा है, दूर से देखने पे लग रहा है कि यार ये वाई वाला ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हम लोगों को, मैंने आपको क्या बताया कि स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी से नहीं देखनी है, आपको स्टेबिलिटी कहां से देखनी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। तो आपने देखा EBN फॉर x कितना आएगा, 125 डिवाइडेड बाई 20, तो यह आएगा 6.25, और यहां पर देखिए EBN फॉर y आएगा 150 डिवाइडेड बाई 25, तो इसका आंसर आया 6। तो देखो ये है 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये है 6.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बताओ कौन सी ज्यादा। तो आप बोलेंगे सर क्लियर बात है, दिस इज ग्रेटर, तो इसका मतलब x इज मोर स्टेबल, x इज मोर स्टेबल कंपेयर टू y, कंपेयर टू y। ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हो ना हो y जो है वो रेडियो एक्टिव होगा, y जो है वो रेडियो एक्टिव होगा, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो यहां पर इसको हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं, मुद्दे की बात पे और आते हैं, वो ये है कि और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस किए गए। तो ऑब्जर्वेशन में एक ऑब्जर्वेशन किया गया कि जब हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्या किया कि एक हैवी न्यूक्लियाई को लिया, क्या लिया, एक हैवी न्यूक्लियाई को लिया, और इसको आगे चल के पढ़ना है हम लोगों को, और इसको 2 लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक किया। आगे चल के आपको आएंगे न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, ऐसी 2 अभिक्रियाएं आएंगी आपको आगे चल के। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमने क्या किया कि भैया एक हैवी न्यूक्लियस लिया, उसको 2 हल्के न्यूक्लियस में तोड़ दिया। एग्जाम्पल लेने के लिए मैंने क्या किया कि भैया जो हैवी न्यूक्लियस है उसका मैंने एटॉमिक नंबर मान लिया, एटॉमिक मास नंबर मान लिया 240, काफी हैवी है, बराबर है। इसको 2 हल्के में तोड़ा, तो 2 हल्के में तोड़ा मतलब मैंने मान लिया 120 और 120 में तोड़ लिया। लगभग हम लोग सामान लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी इससे ज्यादा मतलब है, हम लोगों को तो सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ना है। वो ये है कि तो जब ऐसा किया गया तो पाया ये गया कि इनका जो न्यूक्लियस है, दिस न्यूक्लियस इज मोर टाइटली बाउंड, मोर टाइटली बाउंड एज कंपेयर टू दिस हैवी न्यूक्लियस। देखो हैवी न्यूक्लियस है, 240 एटॉमिक नंबर है, और हम लोग जानते हैं कि भैया स्टेबिलिटी तो ज्यादा होती है जब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, क्योंकि 240 है मतलब बाइंडिंग एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा है, ये 120 है मतलब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम होगी। लेकिन पाया ये गया कि 240 वाले से जब 120 वाले जब मैंने 2 बनाए और उनको कंपेयर किया, तो 120 वाले के जो न्यूक्लियस है वो ज्यादा टाइटली बाउंड था। इसका मतलब ये है कि भैया यहां से एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, यहां से क्या हुई है, इसका मतलब ये है सम एनर्जी इज रिलीज्ड, सम एनर्जी इज रिलीज। क्योंकि देखो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू गिव सो दैट वी कैन ब्रेक द न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। बात समझ में आ रही है। तो कोई कहानी ऐसे चलती है ना, उल्टी सीधी सी लगती है, बहुत बार ऐसा लगता है, बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि यार सर कभी बोलते हैं कि देनी है, कभी बोलते हैं सर लेनी है, आखिर देना है कि लेना है, एक बार डिसाइड कर लो। तो मेन बात यह है कि जब डेटा सॉल्व करके आता है तो आपको मालूम होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के लिए जब फर्स्ट उसमें होता है ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी होती है -13.6, मतलब ये उसकी एनर्जी है। अब यदि आप उस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, सो दैट दैट इलेक्ट्रॉन कैन फ्री।
फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। तो डेटा वही है। यदि मैं इलेक्ट्रॉन के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन इज हैविंग -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, और यदि आप उस इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना चाहते तो आपको देनी पड़ेगी 13.6। डेटा वही रहेगा, नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहने वाली है, बस आप किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ये चेंज हो जाता है, और इसी के कारण हम लोगों को चेंज बदला बदला सा लगता है। तो भैया देखो यहां पर एक बात पता लगी क्या कि यार एनर्जी रिलीज हो रही है, और जैसे ही एनर्जी रिलीज हुई साइंटिस्ट लोगों का दिमाग ठनका और उन्होंने बोला यार इसका तो यूज कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, और यदि एनर्जी रिलीज हो रही है तो इसी का यूज उन्होंने आगे चल के कर दिया न्यूक्लियर फिजन में। और न्यूक्लियर फिजन मतलब आगे चल के फिर इसका बम बनेगा। क्या बनेगा? बम बनेगा। वो बाद में सीखेंगे, बम बनाना नहीं सीखने वाले, नहीं तो कई लोग बोलेंगे चलो सर बम बनाना सिखाएंगे, गलत बात। अच्छा, ऐसे ही और देखा गया, वो ये पाया गया कि जब आपके पास में एटॉमिक नंबर 10 से जो छोटे वाले न्यूक्लियाई हैं, सॉरी एटॉमिक मास नंबर 10 से जो छोटे वाले न्यूक्लियाई हैं, व्हेन दे कंबाइन टुगेदर, जब ये आपस में जुड़ते हैं, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है? एक हैवी न्यूक्लियस फॉर्म होता है। हैवी न्यूक्लियस इज फॉर्म। अब फिर से यहां पर देखा गया कि मान के चलो यहां पर ये आपके पास में दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई हैं, ये आपस में जुड़े और जुड़ के इन्होंने बड़ा न्यूक्लियस बना लिया, और जब इसको फिर से देखा गया तो फिर से वही सेम सिचुएशन पाई गई, और वो क्या पाई गई कि जो ये वाला है इट इज मोर टाइटली बाउंड, और यदि ये मोर टाइटली बाउंड है, ज्यादा मजबूती से बंधा हुआ है एज कंपेयर टू दिस, मतलब मेनली अब ऐसे नहीं है कि मोर टाइटली बाउंड है मतलब मैं देख के बता दिया अच्छा ये गेंद कम बंधी हुई है ये ज्यादा बंधी हुई, ऐसे नहीं, वो एनर्जी के कैलकुलेशन से आया। मतलब क्या कि जब यहां पर देखा गया कि भैया इसके अंदर में क्या है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एनर्जी में निकालना चाहता हूं तो यहां पर मैंने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करी और यहां पर टोटल एनर्जी कैलकुलेट करी, तो हुआ ये कि यार यहां पर टोटल एनर्जी ज्यादा आ गई, यहां पर कम हो गई, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो रही है, यहां पर लेस, यहां पर मोर एनर्जी, मतलब जो निकाल सकता हूं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मिला के कंबाइन करके एनर्जी निकाल सकता हूं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा आ रहा है कहां पे, पहले, और बाद में कम आ रहा है, और बाद में एनर्जी कम आ गई है। इसका मतलब क्या हो गया है कि इसने ये कुछ ज्यादा टाइटली बाउंड है, और इसका मतलब ये है कि यहां से कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हुई है, रिलीज हुई है, और इसी का हम लोगों को आगे चल के उपयोग करना है किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में। न्यूक्लियर फ्यूजन में मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में। तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये बात समझ में आ रही है। दोनों ही केसेस में एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। मतलब ये है कि जब दो हल्के जुड़ते हैं तब भी एनर्जी रिलीज हुई, और एक बड़ा टूटता है तब भी एनर्जी रिलीज हो रही है। बात समझ में आ गई, श्योर है। अब हम लोगों को मेन पॉइंट जो छोटा सा एक पॉइंट है वो है रिगार्डिंग द न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि आगे रेडियो एक्टिविटी पे आज बात नहीं करेंगे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स पे कल बात करना भी उचित नहीं है। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, तो हम लोगों ने देखा था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर में बंधे हुए, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड दे आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर। मैं जानता हूं, देखो एक घंटे से यही कहानी चल रही है, बार बार वही बात बोल रहा हूं, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता है, न्यूट्रॉन चलो न्यूट्रल हैं उनकी तो बात छोड़ दो, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी ये बंधे हुए हैं, तो यहां पर कोई ना कोई एक आकर्षण की शक्ति जरूर रही होगी जिसने इन्हें बांध के रखा होगा, और इस फोर्स को नाम दिया गया है न्यूक्लियर फोर्स। और पाया ये गया कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब यह है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन इक्वल्स टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इक्वल्स टू न्यूक्लियर फोर्स ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ध्यान रखना, न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू जो है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बात करो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बात करो, मैंने दो बार प्रोटॉन प्रोटॉन बोला क्या, चलो ठीक है,
प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में बात करो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में बात करो, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में बात करो, तो भैया मैंने Fn जो है मेरा, जो कि मेरे Fn का मतलब क्या है, न्यूक्लियर फोर्स, ये दोनों में क्या आ रहा है, दोनों नहीं सॉरी तीनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। वो हमेशा सेम रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इस फोर्स की खास बात क्या है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, बट क्या बोलना था, अवेलेबल फॉर वेरी शॉर्ट रेंज, अवेलेबल फॉर वेरी शॉर्ट रेंज, मतलब आप देखिए आपके जो न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो लगभग 10 टू द पावर -15 के रेंज में होती है, बराबर है कि नहीं। तो मैंने बोला यस, जैसे ही आप 10 टू द पावर -15 से दूर जाते हो तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो रैपिडली क्या होता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, मतलब टेंड्स टू जीरो एज यू गो अवे फ्रॉम द 10 टू द पावर -15 मीटर से ज्यादा। 10 टू द पावर -15 मीटर की डिस्टेंस यदि आपने ज्यादा गए कि ये फोर्स फटाक से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद में न्यूक्लियर फोर्स नहीं रहेगा, उसके बाद में आपके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन फोर्स हैं वो आएंगे। और वैसे यदि देखा गया, पाया ये गया कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ग्रेटर देन होता है कौन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल लो, मैग्नेटिक फोर्स बोल लो, ये सब फोर्सेस के कंपेरिजन में ये ज्यादा स्ट्रांग है। और ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो है आपका वीकेस्ट फोर्स है, एकदम वीक फोर्स है। लेकिन यदि रेंज वाइज यदि मैं बात करूं, देखो ये क्या था, ये था नेचर वाइज, ये कैसा था, नेचर वाइज। यदि मैं बात करता हूं डिस्टेंस वाइज, ध्यान रखना डिस्टेंस या मैं बोलूं रेंज, तो रेंज में आपकी ग्रेविटेशन की ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कम आएगी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और न्यूक्लियर की तो सबसे कम है। क्यों, क्योंकि ये जो है न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आपका 10 टू द पावर -15 के बाहर लगता ही नहीं है, वहां से आगे तो ये क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये समझ में आया, क्लियर है, श्योर है। बस अब एक पॉइंट और है, कई बार भूले भटके क्वेश्चन आ जाए तो बता दें, वो ये है कि न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑल्सो, डायरेक्शन ऑफ द स्पिन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। जो न्यूक्लियॉन्स हैं वो भी देखो रुके हुए नहीं, अंदर में, अंदर के अंदर में भी वो क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो वो ज्यादा होगा। और किसके लिए ज्यादा होगा, यदि स्पिनिंग जो है वो पैरेलल है तो वो स्ट्रांग होगा, और एंटी पैरेलल है तो वीक होगा। मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन ऐसे जा रहे हैं एक जैसे एक डायरेक्शन में, तो उनके बीच में स्ट्रांग होगा, और एक प्रोटॉन इधर जा रहा है, एक प्रोटॉन इधर जा रहा है, क्योंकि रिपल्शन के कारण तो वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और इसको हम लोग ऐसे भी समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण रिपल्शन हो गया तो वो कम रह गया कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई, श्योर है। बस एक लास्ट पॉइंट और मैं बोल देता हूं, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो दोनों बॉडीज को मिलाने वाली, दोनों लाइन को मिलाने वाली, दो ऑब्जेक्ट के सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पर लगता है, उसे हम लोग सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। तो ये ऐसा सेंट्रल फोर्स नहीं है। कूलाम्स फोर्स सेंट्रल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, उसकी चर्चा वहीं पर होती है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर में। यहाँ पर हम लोगों को उस चर्चा से कोई मतलब नहीं, बस ये छोटे छोटे से जो पॉइंट हैं थियोरेटिकली आप लोगों को एक बार देखने की जरूरत है। ठीक है, लास्ट में मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो नहीं लिखे थे, लेकिन नहीं भी लिखे हैं तो भी क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास में कंटेंट में पूरा अवेलेबल है। वही चीजें मैंने यहां पर आपको बतलाई हैं, कुछ नया नहीं बताया है। बस ये है, थोड़ी बहुत एक आध जगह कहीं स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए तो उसको जरा करेक्ट कर लेना, और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, श्योर हैं। अब मैं आपको एक बात बताना रह गया, वो ये है, देखो ये जो मैंने रेंज के लिए मैंने सवाल लिखा है, बराबर है, इस पे कई बार सवाल बन जाता है, इस पे नेचर पे, नेचर मतलब स्ट्रांग है वीक है, इस पे सवाल बन जाता है, कई बार इस पे भी सवाल बन जाता है कि अरेंज इन द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो कई लोग बोलेंगे सर ये तो इक्वल है, अरे भैया है इक्वल, जानता हूं मैं, लेकिन क्या होता है ना कि सवाल बनाने वाला क्या सवाल बना रहा है वो थोड़ी आपको मालूम है, वो थोड़ी मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन इस पे भी सवाल बन सकता है।
सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन जो यहां पर बन सकते हैं। और एक स्टेबिलिटी का मैंने सवाल समझाया, बस मैंने क्या था, एग्जाम्पल नहीं लिया था। अब मास डिफेक्ट से रिलेटेड भी सवाल बन सकते हैं, जिसके बारे में हम लोगों को लास्ट में ही चर्चा करनी है। मास डिफेक्ट यदि आपको कैलकुलेट करना आता है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो गए और उन्होंने हीलियम बना लिया, यानी क्या बोला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन हो गए और वो उन्होंने हीलियम बना लिया, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन वो तब समझ में आएंगे जब हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शंस देखेंगे। जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं देखेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। और न्यूक्लियर रिएक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को रेडियो एक्टिविटी समझना पड़ेगा। तो वो चैप्टर का सीक्वेंस है, वो तो जहां पर जो चीज आने वाली है वो वहीं पर सिखाई जा सकती है, पहले तो नहीं सिखाई जा सकती। सो इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात करेंगे हम लोग अपने आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए